जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। आपको मेरे आंसर करने से पहले अपनी कॉपी में अपना आंसर ट्रिक करना है। आज हम थोड़ा सा हर एक ऑप्शन को लगभग एक्सप्लेन करके चलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और आपके परीक्षण के लिए भी। तो चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आपसे पहला प्रश्न क्या बना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट माना गया है। अब आपके सामने ऑप्शन है, आंसर कीजिए। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप ऑप्शन खुद करेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आंसर सुनेंगे। तो अनुच्छेद 21 हो गया राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, अगर हम सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो एक बेहतर रिवीजन होगा आपका। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपने देखा प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, जो एक गरिमामय जीवन का अधिकार भी है। मोटा मोटी शब्द गरिमामय जीवन भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही स्वतंत्र रूप से शादी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, राइट टू इंटरनेट भी है, और आजकल एक नया अधिकार राइट टू सैनिटेशन भी है, और एक तरह से जो सैनिटरी नेपकिन्स होती हैं, ठीक है, उसके लिए भी राइट टू, ये मतलब सैनिटरी पैड भी आजकल फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आपकी, ठीक है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता या फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह बनाने की, हथियार के बिना समूह बनाने की स्वतंत्रता, एक जगह से दूसरे जगह घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी जगह पर जाके बसने की स्वतंत्रता, या फिर वहां पे अगर कोई मतलब प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है तभी, ऐसा नहीं कि जहां पे प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे भी जाके बसें। तो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में आपको मिलती हैं। अनुच्छेद 48 ए में क्या है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो राज्य हैं, ठीक है, उनकी कुछ जवाबदेहिता है, ठीक है, किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति, वनों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति। मतलब राज्य क्या करेंगे, पर्यावरण को ठीक रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो जंगल है उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे, और जो वन्य जीव है उनके संरक्षण का भी मतलब एक प्रकार से प्रावधान करेंगे। ये अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत प्रावधान है, और ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, मीन्स की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है उसके अंतर्गत का आर्टिकल है। अब हिंदी में मैं इसे बताऊं तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। और आपसे प्रश्न बने ये कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 32 तो आप लोगों का फेवरेट आर्टिकल हो चुका होगा, क्योंकि जो भी आपके फंडामेंटल राइट हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। मतलब कि अपना जो अधिकार है उसको, होता है ना कि अगर आपके पास अधिकार है तो उसको जारी करवाने का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको मिलता है, और इसी अनुच्छेद को बाबा साहब आम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। जितनी भी बातें मैं बताऊं बस बिल्कुल उसे ध्यान से सुनना है और आत्मसात करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के ऊपर बात करें। देखिए, पहले प्रश्न में आपने लगभग 10 प्रश्न पा लिया है, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे कि टाइम ज्यादा जा रहा है या फिर कुछ भी, ठीक है, आपके भले की चीज है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा अटेंड कीजिए। यहां पे आपसे प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कि किस अनुसूची के तहत जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं, ठीक है, उनको कठोरतम कानूनी के अंतर्गत संरक्षण प्रदान है। तो बताइए। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसको हम हिंदी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहते हैं, उसका जो अनुसूची 1 है वो क्या करता है, जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं, मतलब जो समाप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं, तो उनके संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। देखिए, सभी प्रश्न मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। आपके आगामी एग्जाम होमगार्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप लेखपाल का एग्जाम दीजिए, कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
ऋग्वेद के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का पदानुक्रमित उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त किस मंडल में आता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के साथ साथ नदी सूक्त भी आता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। नदी सूक्त में आपको क्या देखने को मिलता है? जो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, उसको नदी तमा का उपाधि मिला है। सबसे अधिक बार वर्णन किस नदी का मिलता है ऋग्वेद में? ये भी बात नदी सूक्त में है और वो सिंधु नदी है। देखिए गंगा का सिर्फ एक बार वर्णन मिलता है, यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में ना पूछे जाने वाली प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णयों को चुनौती केवल कहां दी जा सकती है? तो दोस्तों केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों 2010 में। कब? 2010 में। और उसकी धारा 22 के अनुसार ही आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो भी 90 दिन के भीतर। ठीक है, अगर कोई मुद्दा अगर नहीं सुलझाया गया है। ठीक है, तो विवादित मुद्दे के 90 दिन के भीतर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी जो समितियां होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों ये 2011 में पारित हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी के अंतर्गत जो सहकारी समितियां हैं उनको अनुच्छेद 19(1)(c), ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का जो सी के अंतर्गत जो सब क्लॉज है, ठीक है, उसमें सहकारी समितियां बनाने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये भी बात आपसे पूछा जाता है। अभी देखिए जो स्मार्ट पेन होता है, टच पेन होता है, वो उसकी निब खराब हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग से एडजस्ट करेंगे, 1-2 दिन में मैं अरेंज कर लूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर हड़प्पा काल की बात हो रही है। तो दोस्तों उत्तर हड़प्पा काल का जो हुलास नामक पूरा स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर किस जिला में पूछे तो दोस्तों सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में ये लोकेशन आपको देखने को मिलता है और ये सिंधु सभ्यता के पतन के बाद के चरण का, ठीक है, उत्तर हड़प्पा को ये दर्शाता है। मतलब सिंधु सभ्यता जब समाप्त हो जाती है उसके बाद के समय काल को। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? तो दोस्तों 1987 में। डेट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चीजें रट चुके हैं। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या था? तो ये बात आपको पता है क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है। तो दोस्तों ये ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कई बार घुमा के पूछे जाते हैं। ओजोन दिवस पूछे 16 सितंबर, ओजोन की थिकनेस डॉप्सन यूनिट, ये सब मैं बता चुका हूं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 300A, ठीक है, इसके तहत संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? बताइए। ये प्रश्न मुझे लग रहा है 23वें या 24वें टेस्ट में था। तो दोस्तों ये किस प्रकार का अधिकार है आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये विधिक और कानूनी अधिकार है। पहले दोस्तों ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसके बाद से एक नया आर्टिकल आया 300A, उसमें इसको विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दक्षिण भारत के किस प्राचीन राजवंश ने नौसैनिक शक्ति के लिए ख्याति प्राप्त की थी? तो दोस्तों कौन था? और बहुत बार ये प्रश्न बना है, तो ये चोल है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो राजराज प्रथम थे, ठीक है, यहाँ के चोल वंश के शासक थे और राजेंद्र चोल थे। ठीक है, इन्होंने एक विशाल नौसेना बनाई और दक्षिण पूर्व एशिया यानी श्रीलंका, सुमात्रा, इस पर विजय भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड का। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। इनका नाम है नॉर्मन मायर्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा 1988 में यह अवधारणा दी गई थी। कौन सी अवधारणा? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और दो चीज, मतलब इसमें अगर आपसे प्रश्न बने भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थली है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आती है, तो मैं चारों का नाम बताता हूं, अपने दिमाग में छाप लीजिए। एक तो हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट हुआ, उसके बाद इंडो बर्मा का क्षेत्र हुआ और सुंडालैंड जो अंडमान और निकोबार का पार्ट है, सुंडालैंड। ठीक है, तो ये चारों क्या है?
भारत के 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। पहली बात हिमालय का, अगर हम बात करें पश्चिमी हिमालय का, ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट, उसके बाद इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा मतलब कुछ म्यांमार का क्षेत्र और कुछ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्र, ठीक है। सुंडालैंड तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये चारों हैं, आप याद रखेंगे। अगर फिर भी आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं ये बना दिया हिमालय, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। आप थोड़ा सा स्केचिंग के माध्यम से एडजस्ट कीजिए। एक तो ये हिमालय वाला क्षेत्र, एक इंडो बर्मा क्षेत्र, और यहाँ पे मोटा मोटी आप अंडमान निकोबार जान लीजिए, ये हो गया सुंडालैंड। उसके बाद अगर आप इधर आते हैं, ठीक है, तो ये जो इस साइड वाला है वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये हो गया। तो यही चारों हैं, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज मेरा थोड़ा सा इंटेंशन है कि आज थोड़ा एक्सप्लेन करके चला जाए, ठीक है, कि आपका रिविजन भी हो जाए। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें आपको शिलालेख 11 के अंतर्गत धम्म की व्याख्या देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है। हमने देखिए 12 मिनट में 12 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो 12 क्वेश्चन आपके लगभग 50 क्वेश्चन के इक्वल हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है, ठीक है। और छठी अनुसूची को मैंने कई बार एटीएम मनी से आपको रटवाया है। अब इसमें देखिए किस पर लागू नहीं होगी, तो देखिए ए से हो गया असम, ठीक है, टी से हो गया त्रिपुरा, और उसके बाद जो मणिपुर है, ठीक है, ये नहीं है, बाकी मेघालय इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। तो मणिपुर नहीं आता है, ठीक है, और मैंने आपको कई बार बताया है एटीएम मनी अगर आपको याद है तो इसमें मणिपुर वाला हिस्सा आप काट दीजिएगा। मेघालय और मिजोरम आते हैं, ठीक है, छठी अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट जो पीरियड है, ये कब समाप्त हुई? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, उसको रोकने से रिलेटेड है। और क्योटो प्रोटोकॉल में मैंने बताया था जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसकी कमी को लेकर ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इसकी जो मतलब फर्स्ट फेज समाप्त हो गया था, सेकेंड फेज का कमिटमेंट टाइम कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 2020, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्राचीन भारत में जो अग्रहार शब्द था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रहार शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। जो ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि होती थी उसको अग्रहार कहते थे प्राचीन भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 फंडामेंटल राइट एजुकेशन को बनाया गया, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब एजुकेशन को बनाया गया था। 11वां मौलिक अधिकार, देखिए एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है, और आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 84वां संविधान संशोधन आपका अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2001 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। देखिए बोलते बोलते ना गला बैठ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपके लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में है। तो दोस्तों ये हुआ था 1972 में, एक जानकारी आपको वैसे ही हो गई। इसका प्राथमिक परिणाम क्या था? तो दोस्तों इसका प्राथमिक परिणाम था यूनेप की स्थापना, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय रखा जाता है कन्या के नैरोबी में, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान जो वराह नामक स्वर्ण मुद्रा ये किस धातु की बनी होती थी? तो देखिए वराह नामक स्वर्ण मुद्रा कह दिया गया है, अब किस धातु की बनेगी? ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए मतलब मक्खन नहीं हो गया? तो जाहिर सी बात है ये सोना की थी, ठीक है। तो गुप्त काल के दौरान जो वराह नामक स्वर्ण मुद्रा थी, तो स्वर्ण मुद्रा ही तो है सोना। तो दोस्तों ये भी बात आप याद रखेंगे, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी जिन्हें दिनार भी कहा जाता था, ठीक है। वाराह के साथ साथ आप दिनार भी याद रखेंगे, ठीक है। और वाराह विशेष रूप से जो दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी, ठीक है, मुद्राएं, उन्हें कहा जाता था। और वो भी जो मतलब बाद में जो विजयनगर साम्राज्य है ना, वहाँ पे जो दिनार था वो वराह नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
ऐसी कुछ मक्खन भरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाता है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, स्टेट पीसीएस 2023 के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, घुमा घुमा के, ठीक है। मतलब अगर किसी का सतत विकास वाला टॉपिक अच्छा था ना, वो 3 प्रश्न उसको मतलब ऐसे ही मिल गए थे, ठीक है। होता है कभी कभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का मतलब ये क्या सुनिश्चित करता है, ठीक है, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, और इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। जैसे मैंने आपको 48 से बताया, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगर आपको मज़ा आता है ना सेशन में, क्वेश्चन में और फिर समझाने के तरीके में, तो बेझिझक वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। दोस्तों में भी शेयर कर देंगे तो बेचारा उसका भी भला होगा, फ्री में सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी भाई मैं भी मोटिवेट होता हूँ, ठीक है, मतलब आप लाइक करोगे, राइट, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम कार्य करेगा और फिर मुझे ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगा इस क्लिप पे, इस वीडियो क्लिप पे, इस सेशन पे। फिर मुझे लगा कि हाँ बहुत सारे लोग मतलब पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं और भी अच्छे एनर्जी से काम करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके भी भले की बात है और मेरे मोटिवेशन की भी बात है, तो इतना कर लिया कीजिए, क्या ही कंजूसी करना, ठीक है। 1-2 सेकेंड बचा के हम क्या ही कर लेंगे। चलिए कीजिए पहले, फिर आगे बढ़िए। चलिए अगर आप ठान लिए कि नहीं करना है तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन विशेष रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है, तो बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्द्रभूमि। जो टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, देखिए 26वां टेस्ट है ये। अभी तक जितने मेरे दोस्त, जितने भाई बहन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सहज हो गए होंगे बहुत सारे प्रश्नों में। और मैं सच में बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप पूरे एग्जाम तक इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो होमगार्ड के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो सारे प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे कि वाह ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आप एलिमिनेट करके कर जाएंगे। लेकिन जब आप रेगुलर फॉलो करेंगे तब, ठीक है, अपना सिलेबस पढ़ते रहिए और टेस्ट भी लगाते रहिए, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे अपने स्वयं से टेस्ट लगाएंगे तो आपको मतलब कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे तो 100 नहीं, आपको कुछ ही समय में 200-300 प्रश्न मिलेंगे, वो भी समझाने के हिसाब से, ठीक है। तो अब खुद आप देख लीजिए कहाँ पे फ़ायदा है। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको वेटलैंड दिवस पूछा जाता है, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये समझौता हुआ था। कौन सा, रामसर सम्मेलन का। कब, 2 फरवरी 1971। अपने दिमाग में छाप लीजिए, 2 फरवरी 1971, ठीक है। और इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत बार प्रश्न ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण यानी कि बुक सेक्शन हैं, तो बताइए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया और इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। कितने हैं दोस्तों, बताइए, 15, ठीक है। तो याद रखेंगे तो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा और आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अध्याय पूछ ले, यहाँ पे तो अधिकरण पूछा गया है, ठीक है, तो 15। अध्याय पूछ ले तो 150 और पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी कभी कौटिल्य का कई नाम पूछ लिया जाता है, तो कौटिल्य ही चाणक्य थे, कौटिल्य ही विष्णुगुप्त थे, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। इल्बर्ट बिल, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, हुआ था, जिसने श्वेत विद्रोह को जन्म दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय काल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये विद्रोह हुआ क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध करने के कारण इस तरह से थे कि अब जो है जो श्वेत थे, जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि अब इनके ऊपर ट्रायल भारतीय मतलब जो जज होंगे वो कर सकते हैं, वो फैसला सुना सकते हैं। और देखिए अंग्रेज भड़क गए, भाई यूरोपियों के ऊपर भारतीय जज कैसे न्याय दे सकता है, ठीक है। तो इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। और आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था, क्योंकि मुझे जानकारी है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके इसका एटलीस्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन का कुछ महत्व भी है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था, ठीक है, तो इसको हटाने का कार्य लॉर्ड रिपन ही किया था। और लाया कौन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
लॉर्ड लिटन लाया था, कब? 1878 में, ठीक है। तो ये भी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, जो बेरिंग जल संधि है ना, ठीक है। अगर मैं आपको स्केचिंग के माध्यम से समझाऊं, ठीक है, तो ये हो गया आपका रसिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट, उसके बाद ये अलास्का वाला जो स्केचिंग करा अलास्का, तो यहीं पे है आपका बेरिंग स्ट्रेट, और यहीं पे इंटरनेशनल डेट लाइन भी जाती है 180 डिग्री देशांतर की रेखा, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट। चलिए अब नहीं भूलेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए संसाधन का अभाव है, बस 1-2 दिन की बात है, स्मार्ट टच पेन आ जाएगा। मैं क्लियर से स्केचिंग के माध्यम से भी समझा के चलूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको इन डिटेल समझ के चलना है या सिर्फ क्वेश्चन चलना है, ठीक है। अब मैं मतलब पूछता रहता हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही कराऊंगा, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक जो गुलामगिरी है दोस्तों, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी समझौते में जो नरम दल गरम दल अलग अलग हुए थे 1907 में, वो एक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी राजनीतिक गठबंधन हो गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका के किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जाम्बेजी नदी याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत है, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी किसने दी थी? तो दोस्तों ये भी दादा भाई नौरोजी, उनकी पुस्तक उन्होंने दी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, लाला हरदयाल ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सोहन सिंह भाखना का नाम पूछा जाता है, इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लाला हरदयाल का है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी विद्रोह करना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यह किस देश के तट के निकट स्थित है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्टर्न कोस्ट साइड में देखते हैं और पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपने देख लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें 1920 से 1942 के बीच का जो स्वतंत्रता आंदोलन था ना, उसी का डिटेल मिलता है किसमें? द इंडियन स्ट्रगल के बारे में, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम अगर पूछ ले तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि द इंडियन स्ट्रगल और उसके बाद द इंडियन विंस फ्रीडम काफ़ी करीब है। तो इंडियन विंस फ्रीडम ये बात लिखी थी, ये किताब लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। अगला प्रश्न, जो मृत सागर है किन दो देशों के सीमा के बीच स्थित है? मैं इसके पहले सेशन में बताया था, ठीक है, मौखिक रूप में। यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए विवाद में है इजराइल, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर हम सर्वाधिक लवणता के दृष्टिकोण से बात करें तो ये दूसरा सर्वाधिक लवणीय झील है, याद रखेंगे। पहले पे कौन आता है दोस्तों? पहले पे वॉन लेक जो तुर्की में है वो आता है, ठीक है। तो ये सभी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाती हैं। अगर पूछ ले दुनिया का सबसे निचला बिंदु दोस्तों, वो मृत सागर ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश निम्नलिखित में से क्या थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। सवाना घास के मैदान का मुख्य रूप, ठीक है, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों सवाना आपको मोस्टली अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
याद रखेंगे ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। अगर स्टेपीज की बात कर ले, ठीक है, तो यूरेशिया में आपको स्टेपीज देखने को मिलता है। प्रेयरी आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। पंपास आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक है। और वेल्ड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए सभी घासें भी आपने विश्व की देख ली। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है, ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किसने लिखी थी? तो दोस्तों गांधी जी ने लिखी थी। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन मूल रूप से, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई थी, इस बात का जवाब आपको देना है। तो दीजिए। तो दोस्तों मूल रूप से ये गुजराती में लिखी गई थी, ठीक है। गांधी जी ने इसे 1909 में जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, ठीक है, तो उसके दौरान इन्होंने नाव पे बैठे बैठे लिखी थी, ठीक है। और इसमें स्वराज और आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई है, ठीक है। ये विषय वस्तु भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ऑफिशियली पहली बार 1906 में किया गया था। अब कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी उस टाइम पे अध्यक्ष थे। ये भी बात आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, तो ये आपका लाहौर का अधिवेशन 1929 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और चलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। और ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। कैसा? वलित पर्वत का उदाहरण है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय, ठीक है। और मतलब कई बार ये पूछा गया है। और इन्होंने ये पुस्तक जो है मिस कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के जवाब में लिखी थी, ठीक है। कौन? अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे जो मिस कैथरीन मेयो की पुस्तक थी मदर इंडिया, उसी के जवाब में ये लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यंग बंगाल आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। इन्होंने बहुत ही यंग लोगों का एक मतलब एक प्रकार का कमेटी बनाया था, ठीक है, और पार्टी कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने मतलब हिंदू देवी देवताओं का उतना रिस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से समर्थन नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। किनको? हेनरी विवियन डेरोजियो को, ठीक है। क्या माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ठीक है। और ये भी बात, ये जो आंदोलन था ये फ्रांसीसी क्रांति के मतलब आदर्शों से प्रेरित था, जो यंग बंगाल आंदोलन था। ये भी बात पूछी गई है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इन्होंने हिंदी जो जो हिंदू काली माता होती हैं उनको मैडम काली बोला था, इसलिए भी इनका बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बहिष्कार हुआ था, ठीक है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार पार करती है या काटती है? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कांगो जायरे नदी, ठीक है। ये क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। जैसे अपने वहाँ की माही है ना, माही क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वैसे ही लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। किसने की थी? स्वामी बताइए दयानंद सरस्वती ने। किस समाज की? आर्य समाज की। कब की थी? 1875 में। और वेदों की ओर लौटो ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो जितनी बात मैं कह रहा हूं ना उसमें आपके 100 क्वेश्चन नहीं लगभग 300 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बस सुनिए मुझे। पनामा नहर की बात है दोस्तों, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। किसको किसको बताइए? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, ठीक है। और पूछ ले ये मतलब किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है। तो याद रख लेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों ये है जौनपुर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।
याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। और जौनपुर की स्थापना पूछ लिया जाता है तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। और शिक्षा के महान केंद्र होने के कारण इसे सिराजे हिंद कहा गया उस टाइम पे, ठीक है। तो शिक्षा का महान केंद्र होने के कारण किसे सिराजे हिंद कहा गया? जौनपुर को, ठीक है। तो देखिए आपको अन्य लोगों से बेहतर कंटेंट मिलेगा, आप बस फॉलो कीजिए, ठीक है। मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव होता है ये किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है अग्नाशय, ठीक है। और पूछा जाता है किस सेल के द्वारा? तो दोस्तों बीटा सेल के द्वारा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं होती हैं, उनकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वही इंसुलिन निकालती हैं, ठीक है। तो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पतली पतली मतलब ऐसे नेल्स की तरह दिखती हैं, ठीक है। तो उसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वही इंसुलिन का स्राव करती हैं, ठीक है। और जब वही इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है, बीटा कोशिकाएं कार्य करना कम बंद कर देती हैं, तो शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हो या फिर किसी भी फॉर्म में ग्लूकोज हो, तो वो पचता नहीं है शरीर में, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन उसको पचाता है। और जब नहीं पचेगा ग्लूकोज तो दोस्तों आप शुगर के मरीज हो जाएंगे, मधुमेह डायबिटीज जिसको कहते हैं उसके आप मरीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अग्नाशय के ऊपर काम करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। लारेंज वक्र अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? मैंने ये प्रश्न करा रखा है, तो वहां पे मैंने दो चीज पूछा था, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, जिसको गिनी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। दोनों आय की असमानता को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था, अगर कोई देश बहुत गरीब है तो गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही होता है, आय की असमानता, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बताया आपको, कानपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जो कानपुर है ये चर्म उद्योग की राजधानी है, ठीक है। ऊर्जा की राजधानी दोस्तों सोनभद्र है, ये भी बात आप याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट वांटेड और बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति तब होती है जब, बताइए कब? अब इसका राइट आंसर अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जब ब्याज दरें बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम तरलता जाल कहते हैं, तरलता जाल की स्थिति, ठीक है। तो जब ब्याज दरें बहुत कम हो तो अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तरलता जाल की स्थिति, ठीक है। चलिए अब इसको अगर आप व्यवहारिक रूप से समझें, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग पैसा निवेश करने के बजाय क्या करते हैं? नगद रखना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम निवेश करेंगे बैंक में या फिर कहीं पे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिपीट नहीं, मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम अधिक से अधिक क्या करते हैं? पैसे रखना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे मौद्रिक नीति विफल हो जाती है, और इसी को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, ठीक है। व्यवहारिक रूप में भी आपने समझ लिया है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में जो माता टीला बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर, ठीक है। याद रखेंगे ये ललितपुर जिले में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? माता टीला बांध परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जंग जब लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अब पूछेंगे ये क्या बात हुई, क्योंकि ये जंग लगना मतलब मूर्छा लगना, ठीक है। भोजपुरी भाषा में मूर्छा लगना कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने खुले में अपनी साइकिल रख दी, वो लोहे की साइकिल है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा? ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब पहले आयरन था केवल, ठीक है, अब क्या हो जाता है? उसके साथ अपक्रिया करके ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इससे उसका भार बढ़ जाता है। तो देखिए पहले केवल आयरन था, अब ऑक्सीजन भी जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से उसका भार बढ़ जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केलकर समिति, ठीक है। तो भारत में जो जीएसटी है वो केलकर समिति के,
ठीक है, अनुशंसा पर लागू किया गया था। आपसे प्रश्न बनता है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है किस संविधान संशोधन में, तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन हुआ था। और सारी बातें अगर आपने जान ली तो एक बात और याद रखिए, पहला राज्य असम बना था जिसने इस चीज को अपने वहां पहले इंप्लीमेंट किया, और सबसे अंत में जम्मू और कश्मीर था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, याद रखिएगा। सैयद सालार मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, तो दोस्तों सैयद सालार मेला के बारे में प्रश्न है, बताइए। ये भी आपके उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बहराइच में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे, बहराइच में। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न बन जाता है किसके दरगाह पे, तो दोस्तों इसमें हजरत गाजी सैयद सालार मसूद थे। जो गला है ना वो सूख गया है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पानी पी लिया, गला भी ठीक हो गया। ठीक है, और आप लोग के लिए इतना मेहनत होता है, आप कितने बेईमान हो, समझते नहीं हो कि अधिक से अधिक इंगेजमेंट बढ़ाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सफल जब हो जाएंगे, ठीक है, तो आके बता दीजिएगा कि हाँ सर आपकी टेस्ट सीरीज से मुझे इतना फ़ायदा हुआ था। ठीक है, बस वही काफ़ी रहेगा, बाकी ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, बताइए। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें हाइड्रोजन आपका राइट होगा। अब नोबेल गैस होती कौन है दोस्तों, जो अक्रिय तत्व गैस है ना, मतलब जो अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो वो है हीलियम, नियान, आर्गन। तो ये नोबेल गैस की श्रेणी में आ जाते हैं, इनको अक्रिय तत्व गैस भी कहते हैं। ठीक है, अब हीलियम, नियान, आर्गन आपने देख लिया, और भी होती हैं, वो कौन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। ठीक है, ये क्या है, ये मतलब क्या है, नोबेल गैस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये किस वर्ष किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कई बार बता चुका हूं, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में। और इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है। और देखिए भारत में जो बैंकों का पिता है वो आरबीआई है, भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है। भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी लागू होता है, मतलब मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, ये सब कौन देखता है, आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो दोस्तों बताइए। इसमें जो राइट आंसर है वो है बलिया। ठीक है, सबसे उत्तरी जो जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर, सबसे जो दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र, और सबसे पश्चिमी जो जिला है मोस्ट वेस्टर्न ये है शामली। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन तैयार। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस याद रखेंगे, और बाकी चारों के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहीं पे देखिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से एग्जाम में बनेगा, और मैं अभी कह देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने देख लिया कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको राइबोसोम के बारे में प्रश्न बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसे कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम आपको याद रहना चाहिए क्या है दोस्तों, ये प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, याद रखेंगे। कोशिका की आत्मघाती शैली कौन है, लाइसोसोम। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाचक एंजाइमों द्वारा कोशिका के अपशिष्ट को नष्ट करता है। ठीक है, तो पाचक एंजाइमों द्वारा कोशिका का, ठीक है, जो पुरानी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, तो दोस्तों लाइसोसोम। उसके बाद गाल्जी काय है, तो दोस्तों गाल्जी काय को आप गाड़ी से याद रखेंगे। गाड़ी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का कार्य करता है। और इसको गाल्जी काय को आप पैकेजिंग, क्या पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सेंटर कह सकते हैं, किसका, कोशिका का। तो ये चारों के बारे में ना एक निश्चित रूप से प्रश्न आपसे बनेगा, आप ध्यान से इसको रट जाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है,
गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम कैसा व्यवहार करता है? देखिए, ये प्रश्न मैं कई बार आपसे करा चुका हूं, ठीक है, और इसलिए क्योंकि मैंने देखा है पुलिस के ट्रेंड में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और मैं आपके ना किसी भी टेस्ट में आप देखेंगे 20% क्वेश्चन मैं जो पहले करा दिया रहता हूँ वही पूछता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि आप जब बार बार रिवीजन भी करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन एकदम टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे, मतलब आते ही आपके समय बचाएंगे, क्योंकि वो आपको बिल्कुल रट जाएंगे, ठीक है। तो ये भी उद्देश्य होता है, आप हर एक टेस्ट में 80% नए क्वेश्चन और 20% रिवीजन वाले क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। तो गिफिन वस्तुओं के बारे में मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में समझाया था। जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं इसका आंसर सही देंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए मांग का जो नियम है ना वो विफल हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग का नियम है वो विफल हो जाता है, ठीक है। और ये वे निम्न कोट की वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको एक चीज कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं। जैसे होता क्या है, जैसे आप सेब का जो मतलब रेट है 100 रुपया किलो है सेब मान लीजिए, ठीक है। वहीं पे जो मतलब आलू है वो आपका 20 रुपया किलो है, ठीक है। अब आप सेब भी खरीदते हैं, आलू भी खरीदते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कल को जो आलू है वो 25 रुपया हो जाता है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं, अब शायद आलू का दाम ना बढ़ता जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि आलू अधिक से अधिक खरीद के अपने वहाँ स्टोर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेब और आलू की तुलना में देखें तो आलू कहीं ना कहीं निम्न कोटि का है, ठीक है, और उसकी हमने देखा क्या थोड़ा बहुत दाम बढ़ा, और दाम बढ़ने की वजह से उसका डिमांड भी बढ़ गया। तो ऐसे वस्तुओं को गिफिन गुड्स भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बेहतर एग्जाम्पल दिया है, अगर आप समझ पाएँ तो, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे, आपसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, उत्तर प्रदेश में बब्बर से सफारी कहाँ स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इटावा में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण और पर्यटन के लिए ये क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21% और अमोनिया आप देखेंगे पौधों के जड़ों में जाती हैं, वहाँ पे क्या होता है, इनका नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान इकोनॉमी किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आप इसको रट जाइए, ठीक है। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के बीच में आई थी। क्या? नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान इकोनॉमी, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम पूर्ति करना, जैसे कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है। तो चीजें याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और इसने अधिकतम उद्योगों के ऊपर जोर दिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए। तो दोस्तों ये स्थित है संत कबीर नगर में, रट जाइए, ठीक है। तो रट जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है और एक महत्वपूर्ण रामसर साइट भी है, यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और इसीलिए आज इसको हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। और यहाँ पे माइग्रेटरी मतलब जो बर्ड्स आती हैं, इसलिए पूछा जाता है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? अब यहाँ पे मैं बहुत सारी इकाइयों को बताऊंगा जो आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे तो राइट आंसर है डेसिबल। आप देखते होंगे क्रिकेट देखते हैं तो शोर 120 डेसिबल तक चला जाता है, जब किंग कोहली पिच पे आते हैं। आजकल तो किसका जलवा है, आजकल तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, ठीक है, अभिषेक शर्मा है, ठीक है। तो अब याद रहेगा आपको, ठीक है। जो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में मेजर की जाती है। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। जो धारा का प्रवाह है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। जो ज्योति तीव्रता होती है उसको कैंडिला में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ओजोन की थिकनेस है उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो वायुदाब है उसके लिए बैरोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फिलिप्स कर्व के बारे में। फिलिप्स कर्व किन दो चरों के बीच संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में एक कर्व खींचा जाता है, ठीक है। और ये बताता है जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है। क्या बताता है ये, जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है।
मीन्स कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये बात कहता है फिलिप्स कर्व, समझिएगा इसको, ठीक है। मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था का सहगामी भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि जो मुद्रा का मूल्य है उसमें गिरावट, जो वस्तुओं का डिमांड है वो बढ़ जाना। जब वस्तुओं का डिमांड बढ़ता है तो लोग शुरू में अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ा हुआ है और लोग अधिक से अधिक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, भागती है, ठीक है, बढ़ती है। और एक समय ऐसा आता है कि मुद्रास्फीति चरम सीमा पे चला जाता है, तो पैसों का मूल्य बहुत गिर जाता है। जैसे जर्मनी में हुआ था, एक बैग आप भर के लेके जाते पैसा तो 1 किलो आलू मिलता, ठीक है। तो जब मुद्रा की वैल्यू बहुत गिर जाए, ठीक है, डिमांड उसी स्थिति में बनी रहे, तो दोस्तों उसको हम मुद्रास्फीति का चरम सीमा कहते हैं। और उस स्थिति में जाके बेरोजगारी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रोजगार मिलना कम हो जाता है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे इतने, मतलब भर भर के बोरा लेके जाएंगे तब मिलेगा, तो लोग अपना खर्च कम करना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से ये फिलिप्स कर्व फेल हो गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल आपने जान लिया, अब कहीं से भी प्रश्न बनेगा आप कर लेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे है? नरौरा, जो कहाँ पे है? बुलंदशहर में, ठीक है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और आप कर लेंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछ ले तो दोस्तों 1991 में इसकी पहली यूनिट शुरू हुई थी, 1991 में। और 1991 में ही आपका एलपीजी रिफॉर्म भी आया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है ना, जिसको पीवी नरसिम्हा मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये पूछा जा रहा है, क्या है? तो दोस्तों इसको हम स्कर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, उसके बाद विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ठीक है। आप मुझे विटामिन ए के बारे में कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हम आपके सामने है। भारत में हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने गढ़ा था? बताइए, और पूछा हुआ है प्रश्न ये, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है दोस्तों राज कृष्णा ने, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने? राज कृष्णा ने हिंदू विकास दर शब्द गढ़ा था, ठीक है। और 1950 से 1980 के बीच में भारत की कम विकास दर हुई थी और 3.5%, ठीक है। तो उन्होंने यह नाम दिया था क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो 3.5% के आसपास ही ग्रोथ रेट था। चलिए, पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूशन था हिंदू का वो है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? बताइए, पता होना चाहिए भाई। तो राइट आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश के किनारे है, तो वहाँ की भी जो जलवायु मिट्टी लगभग सिमिलर है, तो उगाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने के कौन से विटामिन इसमें सहायक होते हैं? तो दोस्तों इसका मतलब आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का। तो इसमें आपका आंसर जो ऑप्शन डी है, विटामिन के है, ठीक है। तो यही रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है, और नहीं अगर ये इसकी कमी होती है तो आप हीमोफीलिया, ठीक है, रोग के शिकार हो जाते हैं, जिसमें कट जाए तो खून बहता रहता है, ठीक है। और विटामिन ई दोस्तों आपकी खूबसूरती और जैसे होता है ना कि बांझपन या नपुंसकता, इस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी होती है तो आपको भाई रतौंधी आती है, कम दिखाई देता है। और विटामिन डी की कमी आएगी तो जाहिर सी बात है आप रिकेटस नामक रोग के शिकार हो जाएंगे, हड्डियाँ टेढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल इसीलिए कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बेसल मानक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आपको पता होगा ये बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। कौन? बेसल नॉर्म्स, ठीक है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये बैंकों की जो पूंजी होती है ना, तो पूंजी पर्याप्तता को मतलब एक तरह से उसके लिए मानक निर्धारण करता है, जिसको इंग्लिश में हम कैपिटल एडुकेसी रेशियो कहते हैं। इसके पहले टेस्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे अब बैंकों का जो कैपिटल है वो कितना है और उसने कितना अपना लोन पे दे रखा है, फंसा हुआ पैसा है, तो दोनों के अनुपात को हम कैपिटल एडुकेसी रेशियो कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं, कन्नौज है। इसको इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपसे कई बार प्रश्न बना है, इसलिए आप याद रखेंगे। बाकी ऑप्शंस के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। भारी जल, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये है आपका D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। और ये
जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक और मॉडरेटर का काम करता है। अगला प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये प्रछन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये विशेषकर आपको एग्रीकल्चर की दुनिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक खेत है और उस खेत में 2 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही अनाज उत्पादित होगा, और उसमें 5 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही अनाज उत्पादित होगा। ठीक है, अब 2 लोग वहां पे काम करके पूरा खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें 3 लोग एक्स्ट्रा लग के काम करते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी दिखती नहीं है, काम तो कर रहे हैं लोग, लेकिन वो छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेहतर। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात हो रही तो ये 356 हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता? अनुच्छेद 352। अगर वित्तीय आपातकाल की बात होती तो 360। अगर संविधान संशोधन का बात होता तो 368। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपका रिवीजन होगा और सारे प्रश्नों का जवाब ना आपकी जुबान पे रट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैकमोहन जो रेखा है भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भारत और चीन के बीच। ठीक है, अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो कौन सा है? वो रेड क्लिफ है, क्योंकि रेड क्लिफ ने ही डिसाइड करवाया था बाउंड्री लाइन। और उस समय पे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। 1971 में सेपरेट होता है ना, जब लिबर्टी ऑफ वॉर होता है। तो 19 देखिए जब सेपरेशन होता है, ठीक है, स्वतंत्रता के जस्ट आसपास में, तो उस टाइम पे दोस्तों रेड क्लिफ ने जो बाउंड्री दी थी वो पाकिस्तान और भारत के बीच में, और जो आज बांग्लादेश है ये पहले क्या कहलाता था? ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों अब ये बांग्लादेश की जो बाउंड्री है भारत के साथ वो भी रेड क्लिफ लाइन से ही डिसाइड होती है। तो 2 प्रश्न बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो भी रेड क्लिफ ही है। ये कंफ्यूजन ना बहुत लोगों को होता है, अब आपको नहीं होगा। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच में साधारण रेखा है। ठीक है, उसके बाद म्यांमार के बीच में भी कोई विशेष रेखा मतलब नाम से नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हेग नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है जिसमें 108 दिए सर पर रखकर, ठीक है, नृत्य किया जाता है? ये राधा जी के जन्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये है चरकुला नृत्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। अनुच्छेद 19 भी बता चुका हूं। अनुच्छेद 25 जान लीजिए जल्दी जल्दी में अनुच्छेद ना अनुच्छेद हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अनुच्छेद 25 में है आप किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप नहीं भी मानना चाहते हैं, नास्तिक रहना चाहते हैं, तो भी स्वतंत्र हैं। ठीक है, अनुच्छेद 44 किस बारे में है दोस्तों? जो कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, मतलब आपको पता है ना सभी धर्म चाहते हैं कि एक जैसा नियम कानून हो, तो सभी के लिए समान नियम कानून की बात किस में की जाती है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बताइए। लखनऊ में। ठीक है, गला फिर से सूख रहा है चलिए कोई बात नहीं, सूखने दीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है, और इसका सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। कालाशोक के शासनकाल में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था बताइए। इसके पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ, वैशाली में होता है। ठीक है, कब होता है? 383। ठीक है, 383 में ही होता है ना, हाँ 383 में ही होता है। और 483 में आपका प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 383 ईसा पूर्व में होता है, और इसके अध्यक्ष उस टाइम पे सबकामी थे। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखें क्या है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है भूटान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? दोस्तों ये अनुच्छेद 40 है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 38 में क्या है बताइए? जो मतलब
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है ना, मतलब धन का संचय, उसके विरोध में बात करता है अनुच्छेद 38। 41 में क्या है दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए जो मतलब पेंशन वगैरह बात होती है पेंशन की, उसके बाद रोजगार वगैरह की बात की जाती है कि कुछ ना कुछ मतलब लाइवलीहुड क्रिएट करने का स्टेट प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या करता है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे रोजगार मिला है, जहाँ पे कार्य क्षेत्र है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो मनुष्य के फेवरेबल हों, ऐसा ना हो कि बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे काम कराया जाए, ठीक है। और जो मातृत्व वय वंदना योजना स्टार्ट हुई थी कि महिलाओं को, अगर कोई महिला कार्यरत है किसी कार्य क्षेत्र पर, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ये भी बात अनुच्छेद 42 में की गई थी, ठीक है। और जितना बता रहा हूँ ना, अगर आपने रट लिया तो कोई सा भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, चाहे जाके स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, आपको बहुत आसान दिखेगा अगर प्रश्न आएगा तो। बस आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 भी आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्नों पे। ये भी याद रखेंगे 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व बैंक की बात करें, ठीक है, तो और आईएमएफ की बात करें तो इन दोनों का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों गेस कीजिए। कि ये वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं, क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं, ट्विंस कहा जाता है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में, किसकी, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो दोस्तों कहाँ पे, एटा कासगंज में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया है। अमीर खुसरो को दोस्तों एक उपाधि दी गई थी जिसको हम तूतीय हिंद कहा कहते हैं, ठीक है। कौन सी उपाधि दी गई थी, तूतीय हिंद, ठीक है, मतलब हिंद का यानी भारत का तोता। उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर। आपसे प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है, वो है त्रिपुरा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों से घिरा है, तो दोस्तों ललितपुर। दोनों बातें याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2017 में दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान है दोनों एक साथ इसके सदस्य बने थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रश्न स्टेट पीसीएस में बन चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजिंग, ठीक है। और इसको बहुत प्राचीन समय काल में बीजिंग को पीकिंग के नाम से जानते थे। और वहीं पे जो सबसे मतलब खड़ा होकर चलने वाले मानव का साक्ष्य मिला था जिसको होमो इरेक्टस कहते थे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का एक ब्रांच पीकिंग मानव कहलाता था, ठीक है। और एक ब्रांच जावा मानव कहलाता जो इंडोनेशिया द्वीप पर मिला था, ठीक है। और अपने भारत के हथनौरा में भी 15,000 साल पुराने का, ठीक है, जो होमो इरेक्टस मानव का साक्ष्य मिला है। ये भी बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में बनेगा प्रश्न, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं ना जानकारी बहुत अधिक दे देता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपका बहुत सारा पोर्शन रिवाइज होगा। देखिए आज ही के टेस्ट सीरीज में आप कम से कम 400 प्रश्न लेके जाएंगे। आपको लगेगा कम से कम समय में मैंने इतना कुछ गेन कर लिया, ठीक है। सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना रिवाइज्ड हो रही हैं। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है ना, सब कुछ रिकॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं भी मतलब अपने तैयारी के दौर में ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कोई पढ़ाए तो ऐसे ही पढ़ाए, ठीक है, जिसमें मेरी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं, ठीक है, और सब कुछ रिवाइज करते चलूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। संयुक्त बैठक, ठीक है, और जॉइंट सीटिंग, मैंने इसके बारे में बताया है। ये जो प्रोविजन है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया अपने देश के संविधान में। और ये बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जो सत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों बताएं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, तो ये असम राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उड़ीसा का ओडिसी है, केरल का दोस्तों कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये 1948 में हुई थी, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, जो
विश्व बैंक है और जो आईएमएफ है उसकी स्थापना 1944 में हुई थी। उसके 4 साल बाद होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब? 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है, वही है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, आंसर आप बता देंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है, सहारनपुर। ठीक है, जो मुरादाबाद है इसको उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी कहते हैं। जो फिरोजाबाद है इसको सुहाग नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ वगैरह बहुत बनती हैं। मिर्जापुर को किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ये भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आपसे प्रश्न बने कि इसमें हुआ क्या था, तो दोस्तों इसमें देखिए मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, और नेहरू और आयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इसमें हुआ क्या कि जो भारत है, ठीक है, तो भारत को अब जो जल मिलेगा वो रावी, ब्यास और सतलज का ही मिलेगा। ठीक है, और जो ऊपर की नदियां जैसे सिंधु हुआ, झेलम हुआ और चिनाब हुआ, ठीक है, इन तीनों नदियों का जो जल है ये पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो 20% हिस्सा है भारत अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यानी घरेलू उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। तो ये समझौता हुआ था। ठीक है, और इसका जब ये अभी पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, और उसके बाद से अभी हाल फिलहाल में आप देखे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चल रहा था इस सीजन में, इसके ऊपर मतलब ये मतलब संधि जो है तोड़ दी गई थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर। देखिए डेली आपका टेस्ट 30 मिनट में 32 मिनट में कंप्लीट होता था। आज आपका टेस्ट थोड़ा सा लंबा समय ले लिया है, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, आज आप डेली टेस्ट के बदले 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो बस यही बात है। आज देखिए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस कंपनी ने एनवीडिया, जिसका नाम है एनवीडिया, के साथ मिलकर 2027 तक विश्व भर में 1 लाख रोबोटिक्स चलाने की घोषणा की है? रोबो टैक्सी है एक्चुअली, रोबोटिक्स नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है ऊबर। यहाँ पे हिंट आपको ट्रांसलेशन से मिल जाता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूडेड रहती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 आपने देख लिया। ठीक है, ऊबर और जो एनवीडिया है इनका लक्ष्य है स्वायत्त वाहन यानी कि जो ऑटोमेटिकली चलने वाली वाहन है, ठीक है, इनके माध्यम से परिवहन को मतलब भविष्यवादी बनाना। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो दोस्तों ये है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और आपको करना होगा। और यहाँ पे लगभग 59.5 लाख जनसंख्या निवास करती है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो महोबा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बड़बड़ा देता हूँ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो आपको पता चल गया कौन है, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अगर आपसे पूछे सबसे न्यूनतम, तो दोस्तों महोबा आपने जान लिया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन है? तो दोस्तों हापुड़। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 नवंबर 2025 में कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है। ठीक है, तो भाई आपके लिए ना मैं बताऊं, मान के चलिए आपको अक्टूबर से लेकर आपके मार्च तक के करंट अफेयर तैयार करने हैं। मैं कराऊंगा, इसके लिए एक मैराथन लेके आऊंगा, और उस मैराथन को कौन कौन चाहते हैं वो एक बारी ना कमेंट में मैराथन टैग कर देना। ठीक है, उस मैराथन में सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आऊंगा। उसके बाद एक स्पेशली यूपी का करंट अफेयर लेके आऊंगा। ठीक है, तो जिनको चाहिए वो बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 93 का। दोस्तों इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बना है भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 नवंबर 2025 में कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? तो दोस्तों श्रावस्ती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एक पे कमीशन का, सेंट्रल पे कमीशन है ये। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं बताइए, आपसे प्रश्न बनेगा ना। तो राइट आंसर है इसमें न्यायमूर्ति रंजन देसाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, जो जनगणना 2011 के अनुसार है वो कितना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 912। याद रखेंगे जो भारत का है वो है 943। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का 912 और भारत का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बढ़िया है ना, क्योंकि केरल हुआ उसका 1084, मतलब कुछ राज्य हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बारे में। उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य पायनियर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताएं, कृषि खाद्य पायनियर के रूप में। ठीक है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी शेफ संजीव कपूर जी को। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे? तो दोस्तों कृषि खाद्य पायनियर के रूप में शेफ संजीव कपूर जी को, ठीक है, सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अब ये भी फिर से संसद का क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार। तो दोस्तों ये कानपुर नगर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पूछ लिया जाए कितना है तो भाई कितना है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। और आपसे ये भी प्रश्न बने कि कुल साक्षरता में अगर पूछ लिया जाए कौन सा जिला टॉप पे, तो गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पर है। ठीक है, लेकिन महिला की जो लिटरेसी है वो कानपुर नगर की सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद है पॉल बिया। ठीक है, पॉल बिया ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 8वीं बार पद ग्रहण किया है? तो 8वीं बार, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों कैमरून, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 829। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो वो आपका सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये सभी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और आपको याद रख के ही एग्जाम में जाना होगा। अब देखिए आज का टेस्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया। आज आपने केवल 5 क्वेश्चन देखे हैं करंट अफेयर के और कुछ मतलब डायनेमिक अप्रोच से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखे हैं, और इस तरह से आज का एक बेहतर टेस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए अब फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगता है आप मुझे बताएंगे, जो मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।